सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 की। इतिहास का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस अध्याय के अभ्यास की, यानी प्रश्न और उत्तर की। हमेशा की तरह आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, है ना। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से पहले ना हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न दिया हुआ है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि मान लेते हैं कि हम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेने वाले हैं, है ना, और हमें उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करनी है, एक लिस्ट बनानी है जिन्हें हम उस पुरातत्वविद से पूछना चाहेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये करते हैं कि उन 5 प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो हम अपनी सूची में शामिल करना चाहेंगे, है ना। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा 5 सवालों की सूची में, पुरातत्व क्या है। दूसरा क्या होगा, पुरातत्व की विभिन्न शाखाएं क्या हैं। अब उनने ये बता दिया कि पुरातत्व क्या है, उसकी विभिन्न शाखाएं क्या हैं, ये भी बता दिया। तो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए कि पुरातत्व क्या करता है, पुरातत्वविद क्या करता है। अब ये भी पता चल गया तो फिर हम उससे उसके महत्व के बारे में पूछेंगे, पुरातत्व का महत्व क्या होता है। और अंत में हमारा प्रश्न जो है वो ये हो सकता है कि यदि किसी पुरातत्वविद को किसी भी खोज की समय अवधि का पता लगाना है तो उसकी प्रक्रिया या विधि क्या होगी, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर और ये प्रश्न दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस अध्याय पर बना हुआ वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करते हैं तो उस अध्याय को पहले हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया है, और अगर नहीं भी देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। देखो कितना अच्छा शीर्षक हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आओ याद करें। चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों हमें सही जोड़ी का मिलान करना है ना। ये हमारा मन पसंदीदा काम। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है नर्मदा घाटी। दोस्तों अब हम इसके सामने दिए हुए विकल्पों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है पहला बड़ा राज्य, फिर है आखेट तथा संग्रहण, फिर है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, फिर है आरंभिक कृषि, और अंत में है प्रथम नगर। हमने अध्याय पढ़ा है और हम बखूबी जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है आखेट तथा संग्रहण। दोस्तों हमने इस अध्याय में पढ़ा था कि पहले लोग अक्सर जो नर्मदा नदी थी उसके आसपास बसते थे, है ना, नदी के किनारे, और आखेट यानी शिकार करते थे, और खाद्य संग्राहक थे यानी भोजन का संग्रहण किया करते थे, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, मगध की, है ना। इसके लिए भी जो सही विकल्प है वो मुझे उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है, यह पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला विकल्प है गारो की पहाड़ियाँ। इसका सही जो इसमें से विकल्प है वो कौन सा है, यहाँ पर आरंभिक कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, है ना। फिर इसके बाद चौथे पर आ जाते हैं, वो है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो ये तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर की बात हो गई, है ना, यहाँ पर इसके आसपास बसते थे, तो ये इसका हो जाएगा। और अंत में है गंगा घाटी, तो इसको सुमेलित कर देते हैं प्रथम नगर के साथ में, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर हमें बताना है। दोस्तों आप जानते हैं ना कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं। पांडुलिपियाँ
चूँकि हाथ से लिखी जाती थी इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता था, है ना। इसको अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर होगी। चलिए अब एक अंतर भी इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पांडुलिपियों की बात करते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती थी। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र के एक विशेष पेड़, जिसको भुर्ज नामक वृक्ष भी कहा जाता है, उसकी छाल से बनाए जाते थे। उन्हें भोजपत्र कहा जाता था और उस पर लिखी जाती थी हाथ से, पांडुलिपियाँ कहलाती थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। फिर अभिलेख में क्या अंतर है? दोस्तों, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए होते थे। इनमें विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अक्सर जो राजा वगैरह उस समय होते थे, महाराजा, वो क्या करते थे, अपनी जीत का, विजयों का वर्णन करने के लिए अभिलेख लिखवाते थे। हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में है, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। दोस्तों, रशीदा का सबसे पहले तो हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए। रशीदा का प्रश्न है, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। दोस्तों, इस अध्याय में हमने ये बखूबी जाना था, है ना। देखिए, हम निम्नलिखित विधियों से ये पता कर सकते हैं और इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं रशीदा के प्रश्न का। जैसे सबसे पहले अतीत में लिखी गई किताबों के द्वारा पता कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। फिर पांडुलिपियों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा और पुरातन के उपकरण और हथियारों के द्वारा ये पता किया जा सकता है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की हमें एक सूची बनानी है। बड़ा आसान काम है, बन जाएगी। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? चलिए ठीक है, जानते हैं इसके उत्तर को। सबसे पहले तो पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई वस्तुओं की सूची बना लेते हैं। सबसे पहले है मिट्टी के बर्तन, फिर है मूर्तियाँ, फिर आभूषण, फिर उपकरण, फिर कंकाल, फिर खिलौने और फिर कपड़ा। अब सुनिए, इनमें से बर्तन, मूर्तियाँ, उपकरण, खिलौने और आभूषणों को पत्थरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, कितना सरल था इसका उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 हमें बताता है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? ये प्रश्न है। चलिए ठीक है, अब उत्तर समझते हैं। दोस्तों, साधारण पुरुष और महिलाएं कुछ निम्न कारणों से अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। पढ़ते हैं। सबसे पहला, वे इतने शिक्षित नहीं थे कि इस प्रकार के विवरण रख सकें। दूसरा, उन्हें कभी इस प्रकार के विवरणों की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। तीसरा, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। और चौथा, उनके पास अपने जीवन को दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 5 उसका उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख हमें करना है जिनसे हमारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता यानी अलग होने का पता चलता है। ठीक है, उत्तर पढ़ते हैं, एक तालिका बना लेते हैं। पहले लिख देते हैं किसान, फिर लिख देते हैं दूसरे कॉलम में राजा। अब देखते हैं। सबसे पहला, किसान खेतों में मेहनत करते थे और राजा ये लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया करते थे, है ना। दूसरा, किसान फसल का उत्पादन किया करते थे और राजा समाज से संबंधित सारे फैसले लिया करते थे। तीसरा, किसान एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और राजा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया करते थे। ये 3 प्रमुख अंतर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? चलिए दोस्तों, एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर
क्रम से देते हैं। सबसे पहले अपनी कारीगरी कौशल के आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप देने वाला कहलाता है शिल्पकार। ये हो गया शिल्पकार का अर्थ। अब दूसरे हिस्से, आज प्रचलित 5 शिल्प निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो मूर्तियां बनाना। आपने अलग अलग मूर्तियों को देखा होगा ज़रूर, है ना। नवरात्रि के समय पे खास तौर पर गणपति के समय अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, आप ज़रूर परिचित होंगे। इसके बाद कांच के बर्तन बनाना, फिर कपड़े बुनना, लोहे की वस्तुएं बनाना और रंग करना। ठीक है। और अब अंत का उत्तर कि ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये प्रश्न का उत्तर ज़रूर समझ में आया होगा, इतना सरल जो है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? ठीक है, उत्तर देखते हैं। दोस्तों, अतीत में निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें लिखी गई। कौन कौन सी? राजाओं की विजय अभियानों पर, है ना, राजाओं के जीवन पर, धर्म पर, धार्मिक मान्यताओं पर, राजनीति पर और औषधि पर। अब आप अंत का उत्तर अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं अपने अनुसार देता हूँ। मैं धर्म और औषधियों पर आधारित पुस्तकें पढ़ना पसंद करूँगा अथवा करूँगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय के प्रश्न उत्तर ज़रूर समझ में आए होंगे, है ना। क्या आपको याद है हमने इस अध्याय में किन किन बातों की चर्चा की थी? हमने पढ़ा था कि जो सहायक नदियां हैं वो उन नदियों को कहा जाता है जो आपस में जाकर के एक बड़ी नदी से मिल जाती है ना। हमने ये भी जाना था दोस्तों इस अध्याय में मगध के बारे में कि गंगा के दक्षिण और नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में उसको मगध के नाम से जाना जाता था, है ना। हमने ये भी देखा था कि देश के अन्य राज्य भी थे उस समय, हिस्से थे जहाँ पर ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, है ना। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे और उनकी सभी यात्राओं में लोग एक दूसरे के विचारों को उनको जानने का मौका और अवसर भी मिला, है ना। जिन्होंने सोचा वो ये यात्रा कर पाए थे। हालांकि ये यात्रा उस समय बहुत कठिन होती थी, है ना। आपको याद होगा हमने इस बारे में इस अध्याय में चर्चा की थी, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि लोगों का जो आवागमन था उससे हमारी संस्कृति और परंपराएं काफ़ी समृद्ध हुई थी, है ना। हमारे देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग क्यों करते हैं? कैसे इसका नाम इंडिया पड़ गया, है ना। इंडस शब्द से निकला था, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, है ना। ये सब चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ी थी। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, पांडुलिपियों का जिक्र भी हमने इस अध्याय में किया है ना। और हमने, आपको पता होगा इस अध्याय के अंत में हमने जो है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, एनो डोमिनी, ये सब क्या होता है इस पर भी चर्चा करी थी, है ना। दोस्तों, कोई भी अध्याय हो उसके प्रश्न उत्तर हो, अगर हम चाहते हैं कि उसका अभ्यास हमें कंठस्थ हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उस अध्याय को बहुत अच्छे से समझना, है ना। और विस्तार से हमने कोशिश करी है कि हम उस अध्याय को आप तक पहुंचा पाए, आपको समझा पाए, है ना। तो अगर आपने वो अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर के देखें, वो हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है ना। और रही बात इस वीडियो की, तो अगर ये आपको पसंद आया हो, इसके प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद भी कीजिएगा और इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, क्योंकि वो लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को, है ना। आप सभी के साथ में फिर से बहुत जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।